वेलकम टू ज्ञान मार्ग। आज हम एथिक्स वर्सेस लॉ से कंटिन्यू करने वाले हैं लेक्चर 1 को ही। तो देखते हैं कि एथिक्स वर्सेस लॉ में 2015 में भी PYQ आए हुए थे, 2016 में भी आए हुए हैं। तो 3 जो कोट्स है इसके लिए याद रखनी है। सबसे पहली है स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि अ सोसाइटी कैन नॉट बी made strong only by making the strong laws, but when it has people with good character। मतलब कि कोई सोसाइटी को सिर्फ लॉ स्ट्रॉन्ग बनाने से गुड सोसाइटी नहीं बन सकती, स्ट्रॉन्ग सोसाइटी नहीं बन सकती। स्ट्रॉन्ग सोसाइटी बनाने के लिए पीपल विथ गुड कैरेक्टर होने ज़रूरी है। तो यहाँ पे एथिक्स वर्सेस लॉ का एप्लीकेशन है। दूसरा एक सेंटेंस है प्लेटो का। प्लेटो बताते हैं कि गुड पीपल डू नॉट नीड एनी लॉस, बट बैड पीपल विल ऑलवेज फाइंड देयर वेज अराउंड द लॉस। यानी कि गुड पीपल को कभी भी लॉ की ज़रूरत नहीं होती और जो बैड पीपल है वो हर बार लॉ के आसपास उससे छूटने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। एंड द थर्ड सेंटेंस इज द लॉ इज मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एथिक्स इज मैक्सिमम स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो ये 3 कोट्स अच्छे इसको एप्लीकेशन करने के लिए। तो हम आते हैं क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के। डिफ्रेंशिएट द बिटवीन लॉ एंड एथिक्स। तो एथिक्स और लॉ क्या है? तो एज अ टेबल हम इमेजिन करते हैं कि लेफ्ट साइड एथिक्स है, राइट साइड लॉ है। तो एथिक्स क्या है? तो एथिक्स इज अ पर्सनल बिलीफ है, बेस्ड ऑन पर्सनल बिलीफ कि एक्शन राइट है कि रॉन्ग है, उसका बेसिस ये है। और लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एनी पर्टिकुलर बॉडी और गवर्निंग अथॉरिटी के द्वारा जो लीगल सिस्टम, रूल्स और रेगुलेशन जो बनाए जाते हैं उसको लॉ बोलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एथिक्स में ज़्यादा होती है, यानी कि वेरी करता है एथिक्स पर्सनल टू पर्सन, जबकि लॉ जो एक बार बनाए जाते हैं वो रिजिड हो जाता है, स्टैंडर्डाइज हो जाते हैं। फिर स्कोप में वाइड स्कोप होता है एथिक्स के लिए, और लॉ में स्पेसिफिक फील्ड में स्पेसिफिक मैनर में ही लॉ होते हैं कि इसके लिए पर्टिकुलर, यानी कि क्रिमिनल के लिए ये लॉ, सिविल के लिए ये लॉ, जबकि एथिक्स वाइड स्कोप है उसका। फिर एक डिफरेंस ये है कि अगर जो एथिक्स बनाया और उसको फॉलो नहीं किया गया तो फिर उससे कोई पनिशमेंट या पेनल्टी, फाइन्स नहीं होता, जबकि लॉ में पेनल्टी और फाइन होता है। इन्फोर्समेंट के लिए जो एथिक्स है वो पर्सनली मोटिवेटेड, इंटरनली बेस्ड होते हैं, पर्सनल प्रिंसिपल, जबकि लॉ को इन्फोर्स करने के लिए लीगल अथॉरिटी होती है। तो व्हाट इज़ द पर्पस? दोनों का पर्पस क्या है? तो एथिक्स का पर्पस ये है कि मॉरल एक्सेप्टेंस, जो बिहेवियर का मॉरल, इंडिविजुअल बिहेवियर जो मॉरली होना चाहिए उसके टुवर्ड हमें गाइड करता है, गाइड इंडिविजुअल टुवर्ड मॉरली एक्सेप्टेंस बिहेवियर। और लॉ है वो सोशल हार्मनी के लिए, राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनते हैं। तो ये हो गया एथिक्स वर्सेस लॉ का डिफरेंस। कि एक क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि एथिक्स जो है पर्सनली मेड होता है, वो लॉ है वो गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा, फिर इन्फोर्समेंट में पर्सनली इंटरनली होता है, वहाँ पे वो लीगल अथॉरिटी होती है। यहाँ पे पेनल्टी या कोई फ़ाइन नहीं लगता है, वहाँ पे पेनल्टी फ़ाइन लगता है। इसका पर्पज़ ये है कि गाइड टू मॉरल बिहेवियर। इसका पर्पज़ ये है कि प्रोटेक्ट द सोसाइटी एंड सोशल हार्मनी को बनाए रखता है। और फ्लेक्सिबिलिटी एथिक्स में ज़्यादा होती है और स्कोप भी डिवाइड होता है, वहाँ पे नैरो स्कोप होता है। अभी ये है कि दोनों में डिफरेंस तो देख लिया कि सिमिलरिटी क्या है। सिमिलरिटी ये है कि एथिक्स और लॉ दोनों वो बिहेवियर कैसा होना चाहिए वो डिफाइन करता है। दूसरा ये है कि ह्यूमन बिहेवियर को मॉडिफाई कैसे करना है वो बताता है। और तीसरी सिमिलरिटी ये है कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है कि राइट और रॉन्ग, ये राइट है कि रॉन्ग है, वो जो कॉन्फ्लिक्ट माइंड में होता है उसको रिजॉल्व करता है। तो ये 3 सिमिलरिटी है।
अभी एक क्वेश्चन ये आता है कि मॉरल और इथिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है यानी और क्या डिफरेंस है और सिमिलरिटी है। तो मॉरल जो है वो इंडिविजुअल पर्सन का बिलीफ है और एथिक्स है वो कम्युनिटी साथ में मिलकर बनाती है, ग्रुप ऑफ पीपल वो होता है। मॉरल्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं और नैरो होते हैं, एथिक्स वाइड और फ्लेक्सिबल होते हैं। और सब्जेक्टिविटी मॉरल्स में ज़्यादा होती है, एथिक्स में मोर ऑब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिविटी के मामले में मॉरल सबसे सब्जेक्टिव होते हैं, उसके बाद एथिक्स सब्जेक्टिव होता है और एथिक्स से कम सब्जेक्टिव, यानी कि मॉरल सबसे ज़्यादा सब्जेक्टिव, उससे कम एथिक्स सब्जेक्टिव और एथिक्स से कम सब्जेक्टिव होता है लॉ। तो ये हो गया एथिक्स और मॉरल। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। डिटर्मिनेंट्स यानी कि व्हाट आर द फैक्टर विच डिसाइड कि ये एक्शन एथिकल है कि नहीं है। डिटर्मिनेंट्स यानी कि फैक्टर फॉर द एथिक्स, क्या डिसाइड करता है कि ये एक्शन एथिकल है कि नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले लेवल देखते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या डिसाइड करते हैं, फिर सिचुएशनल मैनर पे क्या होता है, और उसके लिए सबसे पहले हम इंडिविजुअल फैक्टर देखते हैं। सबसे पहले होता है कि अपना नॉलेज, ह्यूमन वैल्यूज़ और मॉरल्स जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि हमारा नॉलेज है कि ये राइट है और ये रॉन्ग है। फिर हमारे वैल्यूज़ है वो डिटरमाइन करते हैं। फिर है कि हमारा कंसाइंस, अंतरात्मा जो बोलती है। फिर पर्सनल एक्सपीरियंस है वो हमारा एथिक्स को डिराइव करता है। इसका एग्जांपल है राजा राम मोहन राय, जिनको अपना कंसाइंस हुआ, अपनी अंदर की आवाज़ उनको लगी कि सती प्रथा के सामने जाना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। उनको नॉलेज था वेस्टर्न जो मॉडर्न साइंस था उनका। तो नॉलेज, ह्यूमन वैल्यू, पर्सनल एक्सपीरियंस और कंसाइंस के ज़रिए राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के सामने आवाज़ उठाई थी। तो ये हो गया इंडिविजुअल फैक्टर। फिर है सिचुएशनल फैक्टर, यानी कि सोसाइटी और पीयर। जैसे कि कोई चीज़, अल्कोहल, धूम्रपान, वो सोसाइटी में अच्छे नहीं माने जाते, तो वो अनएथिकल है। तो एक डिटर्मिनेंट फैक्टर ये भी है, सोसाइटी और पीयर। फिर एक डिटर्मिनेंट फैक्टर है टाइमिंग यानी कि LGBTQ के राइट्स कुछ साल पहले इतने इम्पोर्टेंस नहीं रखते थे जो कि आज रखते हैं। तो सिमिलरली टाइमिंग भी एक डिटर्मिनेंट फैक्टर है। फिर एक डिटर्मिनेंट फैक्टर है कि लॉ, किसी कंट्री में लॉ है, वो आपको राइट है कि रॉन्ग एक्शन है, उसको अगर कन्फ्यूज़न है तो वो कंफर्म कर देता है कि राइट है कि रॉन्ग। फिर एक है कल्चर भी आपकी एथिक्स, इंडिविजुअल एथिक्स को शेप देता है कि आप जहाँ पे बड़े हो रहे हो वहाँ पे कल्चर कैसा है। फिर एक है रिलीजन, अगर आप पर्टिकुलर रिलीजन में अल्कोहल बैन है तो आप उसको एक अपने एथिक्स का हिस्सा बना लोगे, और पर्टिकुलर रिलीजन में अल्कोहल बैन नहीं है तो आपका एथिक्स में वो उस तरह से अल्कोहल पीना वो अनएथिकल नहीं होगा। इस तरह से रिलीजन भी एथिक्स को शेप देता है। अभी एक डिटर्मिनेंट ये भी है कि डिवाइन कमांड थियरी, यानी कि गॉड द्वारा जो बोला गया है वही एथिकल है, तो वो भी एक डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स है। तो इंडिविजुअल में देख लिया हमने कि नॉलेज है, मॉरल वैल्यूज़ है, फिर एजुकेशन, कंसाइंस है और पर्सनल एक्सपीरियंस है, फिर सोशल और पीयर भी है, फिर टाइमिंग है, फिर कल्चर है, रिलीजन है और डिवाइन कमांड थियरी। ये थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। अब है कि कंसिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स क्या है। कंसिक्वेंसेस का मतलब है कि रोल, पहले रोल देख लेते हैं उसके बाद में उसके कंसिक्वेंसेस देखेंगे। मतलब कि रोल ऑफ एथिक्स क्या है, अगर एथिक्स नहीं होगा तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। तो सबसे पहले रोल देखते हैं कि इंडिविजुअल
के ऊपर एथिक्स का क्या रोल है। तो इंडिविजुअल के ऊपर हम सोहेल को याद रखेंगे, SOOHAIL। एस का मतलब है कि सेल्फलेसनेस, ओ का मतलब है ऑब्जेक्टिव, दूसरे ओ का मतलब है ओपननेस, फिर एच का मतलब है ऑनेस्ट, ए का मतलब है अकाउंटेबल, आई का मतलब है इंटीग्रिटी, एल का मतलब है लीडरशिप। तो अगर एथिक्स इंडिविजुअल में होगा तो ये 6 गुण सोहेल के 3 और 7 गुण सोहेल के इंडिविजुअल में होंगे। फिर अगर एथिक्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में होगा तो उसमें कौन कौन से रोल होंगे, तो उसको याद करेंगे हम GTA वाइट सिटी का GTA, फिर CDEF, ये न्यूमोनिक है। तो जी फॉर जो जी है उसका मतलब है गवर्नेंस। अगर ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स होगा तो गवर्नेंस इजीली होगा। गवर्नेंस, T फॉर ट्रांसपेरेंसी, A फॉर अकाउंटेबिलिटी, तो GT हो गया। CDEF, C फॉर क्रेडिबिलिटी, D फॉर डिसीजन मेकिंग, E फॉर एफिशिएंसी और F फॉर फेथ। तो ये होगा एथिक्स। तो इतने जो मॉरल्स हो गए वो ऑर्गेनाइजेशन में होंगे। अगर सोसाइटी में एथिक्स होगा तो उसका एथिक्स सोसाइटी पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, तो सोसाइटी में हार्मनी होगी, सोसाइटी में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होगा, फिर एक दूसरे के अंदर ब्रदरहुड की भावना होगी और जस्ट सोसाइटी होगी। तो व्हाट डू यू मीन बाय जस्ट सोसाइटी? जस्ट सोसाइटी यानी कि गुड सोसाइटी। अ गुड सोसाइटी इज कॉल्ड गुड सोसाइटी विच हैज़, जिसमें से नो वन फॉल्स थ्रू द क्रैक्स ऑफ सोसाइटी एंड पर्सन वो persons who are marginalized and last person standing in the last row, उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व की जा सके और हर्ड भी हो, सुनी भी जा सके। यानी कि अ गुड सोसाइटी इज दैट वेयर नो वन फॉल्स थ्रू द क्रैक्स ऑफ सोसाइटी एंड द वॉइस ऑफ marginalized and even last person standing at the last row is heard and served is called good society। तो रोल ऑफ एथिक्स ये हो गया इंडिविजुअल, फिर ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी के ऊपर। फिर अदर क्या फील्ड में कौन कौन से रोल है एथिक्स के। तो बिजनेस में क्या रोल है, जैसे कि रतन टाटा, उनको एथिक्स की वजह से एक रिस्पेक्ट भी मिलती है और क्रेडिबिलिटी भी मिलती है। फिर एथिक्स से आपको सेल्फ अवेयरनेस और रियलाइजेशन भी होता है, अपनी थिंकिंग इम्प्रूव भी होती है और लॉन्ग टर्म गेन होता है। जैसे कि रतन टाटा जो अभी नहीं रहे लेकिन फिर भी उनको सब उनकी एथिक्स और मॉरलिटी की वजह से और नेशनलिज्म की भावना की वजह से आज हम याद करते हैं। तो ये हो गया रोल ऑफ एथिक्स। तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या है, अगर एथिक्स नहीं होगा तो कंसिक्वेंसेस इंडिविजुअल लेवल पे क्या होगा, तो वो क्राइम बढ़ेगा इंडिविजुअल लेवल पे, एथिक्स नहीं होगा तो। फिर वायलेंस भी डोमेस्टिक बढ़ेगा, वो अब्यूसिव हो जाएगा। फिर ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स नहीं होगा तो क्या होगा, तो उससे अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, डिसीजन मेकिंग में भी डिसीजन मेकिंग डिले होगा, उसमें भी तकलीफ होगी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। सोसाइटी में हार्मनी नहीं रहेगी, एक दूसरे के अंदर ब्रदरहुड नहीं रहेगा, ट्रस्ट नहीं रहेगा, जो एक दूसरे के अंदर जो भावना होनी चाहिए ब्रदरहुड की वो नहीं होगी। फिर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होगा। फिर बायो एथिक्स भी नहीं होगा, उससे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट पड़ेगा, एआई में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, जो टेक्नोलॉजी में होगा, स्टीवर्डशिप सस्टेनेबिलिटी पे भी नहीं होगा एथिक्स, तो उसके इम्पैक्ट काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। अभी इसका जो क्वेश्चन टोटली आया हुआ है यहाँ पे 2014 में, 2016 में, 2020 में और 2022 में, कि व्हाट डज एथिक्स सीक टू प्रमोट ह्यूमन लाइफ।
एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम अगले लेक्चरों में आएगा तब देखेंगे, लेकिन ह्यूमन लाइफ में क्या है तो वो सोहेल वाले लिख सकते हैं। फिर दूसरा 2016 में क्वेश्चन है कि एथिक्स कंट्रीब्यूट टू सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग। सोशल में देखा है कि ट्रस्ट, हार्मनी एंड ब्रदरहुड और जस्ट सोसाइटी, जो उसकी डेफिनेशन थी वो लिख सकते हैं। और ह्यूमन वेलबींग में सोहेल वाला लिख सकते हैं। फिर रोल ऑफ एथिक्स इन इनहेंसिंग द थ्री मेजर कंपोनेंट यानी कि ह्यूमन कैपिटल, उसमें सोहेल। फिर सॉफ्ट पावर यानी कि कल्चर और पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स नहीं होगा, और पॉलिटिक्स विथ एथिक्स होगा, जो कि गांधी जी 7 सीन्स में है कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल नहीं होगा। कल्चर में कल्चरल एथिकल रिलेटिविज्म होगा। फिर सोशल हार्मनी में वही लिख सकते हैं, ट्रस्ट, ब्रदरहुड एंड जस्ट सोसाइटी, जो एथिक्स की वजह से होगा। हार्मनी भी होगा। और 2022 में भी वही क्वेश्चन उसी तरह का आया हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में क्या होगा, एथिक्स प्रमोट ह्यूमन लाइफ में क्या करता है, और कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने में उसकी क्या फंक्शनिंग है। तो ये हो गया पूरा एथिक्स। अभी उसका जो यहाँ पे लास्ट रहता है सिलेबस में वो है डायमेंशंस। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। डायमेंशन में ये सेम आएगा कि पर्सनल एथिक्स, डिफरेंस ब्रांचेस ऑफ एथिक्स एंड एथिकल थियरी है, जिसमें डायमेंशन पे डिफरेंट है। पर्सनल एथिक्स का एक डायमेंशन है जो कि हमने देख लिया इंडिविजुअल लेवल पे, सोहेल वाला। फिर ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स में देख लिया वो GTA CDEF वाला। फिर सोसाइटल एथिक्स देख लिया, ट्रस्ट, हार्मनी, ब्रदरहुड और जस्ट सोसाइटी वाला। और एक है सस्टेनेबल प्रिंसिपल जो कि स्टीवार्डशिप है, यानी कि एनवायरनमेंट के प्रति एथिकल रहना। ये इनके डायमेंशन हो गए हैं। अभी एक लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर 1 का, वो है वेस्टर्न रिलीजियन एथिक्स। वेस्टर्न रिलीजियन एथिक्स में 3 थियरी है। एक है बाइब्लिकल एथिक्स, एक है रोमन एथिक्स और एक है प्रोटेस्टेंट एथिक्स, प्रोटेस्टेंट्स एंड ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स का एथिक्स। तो सबसे पहले बिब्लिकल एथिक्स को देखते हैं, जिसमें जीसस क्राइस्ट ने दिया था। वो बोल रहे हैं कि इसमें याद रखना है हमें, एक तो है मर्सी, फिर दूसरा है कि प्रोटेक्शन ऑफ वीक यानी कि मर्सी, दूसरा है कि ट्रीट पुअर, हाउ टू ट्रीट द पुअर। फिर ये जस्ट सोसाइटी वाला जो था, गुड सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। फिर डू नॉट डू अनटू अदर्स विच यू डू नॉट वांट टू डन बाय अदर्स। तो इसमें यही याद रखना है कि मर्सी का जो प्रिंसिपल है वो, फिर 10 कमेंडमेंट्स, फिर इसमें सस्टेनेबल स्टीवर्डशिप का प्रिंसिपल भी है। फिर एनिमी को लव करना चाहिए। रेफ्यूजी में इसका इस्तेमाल हो सकता है वॉर्स में, कि रेफ्यूजी को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। और सेंक्टिटी ऑफ लाइफ, यानी कि ऑल ह्यूमन लाइफ इज़ सेक्रेड एंड वैल्यूएबल, यानी कि अगर एबॉर्शन और यूथेनेसिया के अगेंस्ट कुछ लिखना हो कि वो लीगल नहीं है और एथिकल नहीं, लीगल है लेकिन एथिकल नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये एक भी हमने ये छूट गया था कि एथिकल और लीगल के बीच एग्जाम्पल क्या है। तो लीगल जो है मतलब कि एबॉर्शन और यूथेनेसिया दोनों लीगल है लेकिन अनएथिकल है, क्योंकि यहाँ पे देखा कि बाइब्लिकल में बोला गया कि ऑल ह्यूमन लाइफ वो सेक्रेड और वैल्यूएबल होती है। तो किसी को मार देना, एबॉर्शन कर देना और यूथेनेसिया में मार देना इज़ नॉट एथिकल। फिर एक दूसरा है कि जो चीज़ लॉफुल नहीं थी लेकिन एथिकल थी, उसमें एक एग्जांपल है कि सिविल डिसोबीडियंस, जो कि उस वक्त के ब्रिटिशर्स के लॉ के अगेंस्ट थी। मतलब कि ब्रिटिशर्स के जो लॉ थे उसके अकॉर्डिंगली वो अनलॉफुल थी लेकिन एथिकल थी, क्योंकि वहाँ पे जो शोषण हो रहा था उसके अगेंस्ट वो आवाज़ उठा रहे थे, तो वो एथिकल थी। तो वापस आते हैं कि बिब्लिकल ट्रेडिशन में वो मर्सी, फिर लव फॉर एनिमल, 10 कमेंट्समेंट में क्या आता है कि ऑनरिंग योर पेरेंट्स, फिर स्टीलिंग नहीं करना चाहिए, अपने पेरेंट्स को ऑनर करना चाहिए और एडल्ट्री भी नहीं करनी चाहिए। ये 10 कमेंट्समेंट में था। फिर मर्सी, स्टीवर्डशिप और सेंक्टिटी ऑफ लाइफ, ये हो गया बिब्लिकल एथिक्स। फिर एक है रोमन एथिक्स, रोम मैन यानी कि उसमें याद रखना है कि
जस्ट वॉर थियरी, जिसमें बोला गया है कि जो वॉर है वो ओनली एक्सेप्ट करना चाहिए जब लास्ट रिजॉर्ट की तरह ही उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ओनली एज लास्ट रिजॉर्ट एंड अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशन ही, प्रपोर्शनेट मीन्स में ही आपको वॉर करना चाहिए। वो वॉर वो वॉर जब चाहे तब नहीं करना चाहिए, वो एज अ लास्ट रिजॉर्ट ही, एज अ लास्ट ऑप्शन ही वॉर को एक्सेप्ट करना चाहिए। वो था जस्ट वॉर थियरी। फिर रोमन एथिक्स में एक है कि ह्यूमन डिग्निटी और राइट टू लाइफ, सॉलिडारिटी, उसकी भी जो मेन उसके जार्गन पॉइंट्स है रोमन एथिक्स में, कि जब सॉलिडारिटी यानी कि जो पुअर और वॉर में जो रेफ्यूजी है या तो फिर कंट्री में कोई पुअर है, उनके प्रति सॉलिडारिटी रखनी चाहिए, और ह्यूमन डिग्निटी आए तो भी रोमन एथिक्स का हम यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट है प्रोटेस्टेंट्स। प्रोटेस्टेंट्स में एक है कि डिसिप्लिन, फिर है हार्ड वर्क, इंडिविजुअलिज्म एंड गुड वर्सेस एविल एंड सोशल जस्टिस, ये प्रिंसिपल्स का उपयोग करते हैं प्रोटेस्टेंट्स एंड ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स में। एक हो गया इंडिविजुअलिटी, हार्ड वर्क प्रोटेस्ट करो उसके लिए हार्ड वर्क चाहिए, प्रोटेस्ट करो उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। प्रोटेस्ट में गुड वर्सेस इविल होता है, प्रोटेस्ट किसके लिए होता है तो कि सोशल जस्टिस के लिए होता है। तो ये पूरा हो